और शुरुआत बुलेटिन की करेंगे जहां पिथौरागढ़ में थल 7 सीलिंग सड़क नदी में समाई है। तो बड़ी खबर, 50 से 60 मीटर हिस्सा रामगंगा नदी में समा गया। बागेश्वर मुनस्यारी बेरीनाग का संपर्क भी टूट चुका है पिथौरागढ़ से। 15 दिन के अंदर दूसरी बार ये सड़क बंद हुई है, जहां पर अलग अलग क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो सड़क है वो पूरी तरह से धंस चुकी है। और ऐसे में इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल आवाजाही के दौरान पर्यटकों को, लोगों को करना पड़ रहा होगा। आसपास के जो ग्रामीण वासी हैं वो भी फिलहाल सड़कों पर नहीं आ पा रहे, क्योंकि प्रशासनिक अमले के जरिए मना किया गया है कि जितना हो सके फिलहाल घरों के अंदर रहें, क्योंकि भारी बारिश उत्तराखंड के कई जिलों में हो रही है। और अब जो ये पिथौरागढ़ मार्ग है, जो ये रास्ता पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जो बंद हो चुका है, उसमें आपको बता दें कि मुनस्यारी के साथ साथ कई और ऐसे गांव या कई और ऐसे रास्ते हैं जो इस पूरे रास्ते से संपर्क जुड़ता है, लेकिन अब वो पूरी तरह से टूट चुका है। और 15 दिन के अंदर ये दूसरी बार हुआ है जब ये सड़क बाधित हुई है और लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की है थल 7 जो सड़क है वो पूरी तरह से धंस चुकी है। तकरीबन 50 से 60 मीटर हिस्सा रामगंगा नदी में समा चुका है और नदी में समाने की वजह से ये जो पूरा रास्ता है फिलहाल बंद कर दिया गया प्रशासनिक अमले के जरिए। और बारिश अगर थोड़ी बहुत हल्की होगी या बंद होगी तो उस दौरान रास्ते को सुचारू रूप से ठीक किया जाएगा। अशोक मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अशोक, पूरे मामले पर क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, जो थल 7 सीलिंग राजमार्ग का 50 से 60 मीटर का हिस्सा है रामगंगा नदी में जिस तरीके से ये धंसा है, इससे पहले की अगर बात करें तो देखिए जिस तरीके से इस बार मानसून में भारी बारिश हुई, भारी बारिश के चलते मंगलवार देर रात बोल्डर आने से, लैंड स्लाइड होने से ये मार्ग बंद हुआ था, जिसके बाद से लोक निर्माण विभाग की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची थी और यहाँ पहुंच करके इस मार्ग को खोलने का जब काम किया गया, जो थल के नीचे का जो हिस्सा है वहां से उसका कटान किया गया, थोड़ी बहुत जो रामगंगा नदी का हिस्सा है उसका कटान किया गया, जिसके चलते ये जो मार्ग है थोड़ा बहुत कमजोर हुआ। यहाँ पर गनीमत ये रही कि जब ये मार्ग अवरुद्ध हुआ, ये मार्ग 50 से 60 मीटर का जो हिस्सा बताया जा रहा है, उस दौरान किसी भी तरीके का कोई आवागमन नहीं हो रहा था, जिससे ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन यहाँ पर भी तो हम ये बात कहेंगे कि सितंबर का महीना लगभग बीत चुका है और जाता जाता मानसून भी लोगों के लिए आफत खड़ी कर रहा है, परेशानियां खड़ी कर रहा है। और जिस तरीके से ये 50 से 60 मीटर का हिस्सा धंसा है, कई मार्ग इससे अभी तक बंद हो चुके हैं। हालांकि लोक निर्माण विभाग की टीम और जो संबंधित विभाग है वहां पर पहुंचा, जिसके चलते बैरिकेडिंग लगा करके इतना हिस्सा पूरी तरीके से कवर कर दिया गया है। और लोगों से भी ये अपील की गई है कि इस मार्ग के आसपास जो है बिल्कुल भी ना आए, ताकि या जो और जो कोई बड़ी घटना जैसा होने से बार बार बचा जा सके। क्योंकि देखिए, जैसा मैंने पहले भी बताया कि जब ये 50 से 60 मीटर का जो हिस्सा है, जब ये पूरी तरीके से धंसा, उस दौरान आवागमन नहीं हो रहा था। लेकिन अभी भी जिस तरीके से थोड़ा बहुत जो हिस्सा सही है, वहां से लोग कोशिश ये करते हैं कि किसी तरीके से निकल जाए, यानी कि रिस्क लेने की कोशिश जरूर की जाती है। लेकिन प्रशासन की तरफ से अपील की गई है कि इस मार्ग के आसपास ना आए। और अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से मंगलवार देर रात और बोल्डर आने से, लैंड स्लाइड होने से मार्ग को खोला गया, वजह यही रही कि जब कटान थल के नीचे का जो हिस्सा है उसको जब काटा गया तो जो जमीन की जो जड़ है, जो नींव है, वो कमजोर हो चुकी थी, जिसके चलते ये मार्ग अवरुद्ध हो चुका है। ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरीके से विभाग की टीम या फिर संबंधित विभाग जो है वो कब और इंतजार फिलहाल इसी चीज का कि प्रशासनिक अमले के जरिए कब ये सड़क सुचारू रूप से शुरू की जा सकती है। ऐसे में जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। और अब बात देहरादून से मिल रही बड़ी खबर की करेंगे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी की प्रदेश वासियों को बड़ी सौगात। 3 फ्री सिलेंडर योजना को 2027 तक मंजूरी दे दी गई। अंत्योदय परिवारों को गैस सिलेंडर मुफ्त देने की योजना है और इस योजना के तहत एक बड़ी सौगात धामी सरकार के जरिए दी। साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने की योजना है, जहां राज्य सरकार ने योजना को साल 2027 तक बढ़ा दिया। साथ ही खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। साथ ही प्रदेश में तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा अंत्योदय परिवार हैं जिनको सीधे तौर पर इसका लाभ मिलेगा। सालाना करीब 55 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है और राज्य सरकार ने इस योजना को लेकर लगभग पूरी तैयारी कर ली है कि किस तरह से आम जनमानस और देवभूमि वासियों को एक बड़ी सौगात से नवाजना है।
वहीं उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त शासन की मुहिम को लेकर विजिलेंस एक्शन में तेजी के दावे लगातार कर रही है। शासन से जारी आंकड़ों के मुताबिक 3 साल से कम समय में विजिलेंस ने रिकॉर्ड 55 ट्रैप कर 65 भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। अब सरकार का यह कहना है कि भ्रष्टाचारी कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा, जिस पर तंज कसते हुए कांग्रेस ने पूछा कि सरकार ये जरा बताए कि मंत्री गणेश जोशी के मामले में फैसला कब लेगी। धामी सरकार में विजिलेंस एक्शन तेज, मंत्री मामले का क्या, पूछती कांग्रेस। बीजेपी बोली जीरो टॉलरेंस नीति रंग लाई, 3 साल में विजिलेंस की रिकॉर्ड कार्रवाई। उत्तराखंड की धामी सरकार का दावा है कि राज्य में भ्रष्टाचार पर लगाम के लिए विजिलेंस की कार्रवाई की गति में तेजी आई है। शासन से जारी आंकड़ों के मुताबिक 3 साल से कम समय में विजिलेंस ने रिकॉर्ड 55 ट्रैप किए, जिनमें 65 भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा गया है। सरकार का कहना है कि भ्रष्टाचारियों पर यह कार्रवाई भ्रष्टाचार मुक्त ऐप 1064 की लॉन्चिंग के बाद और तेजी से हुई है। ऐप पर अब तक विजिलेंस और नॉन विजिलेंस की कुल 973 शिकायतें दर्ज हुई हैं। इनमें से भ्रष्टाचार पर जुड़ी 38 शिकायतों पर विजिलेंस जांच गतिमान है, जबकि नॉन विजिलेंस से जुड़ी शिकायतें संबंधित विभागों को भेजी गई हैं। 2022 में 14 ट्रैप किए, 15 गिरफ्तारी की गई। 2023 में 18 ट्रैप कर 20 भ्रष्टाचारियों को भेजा जेल। 2024 में अभी तक 23 ट्रैप कर 30 गिरफ्तारी की गई। भ्रष्टाचार की 38 शिकायतों पर जांच गतिमान। धामी सरकार विजिलेंस कार्रवाई में तेजी को भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति का परिणाम बता रही है। वहीं विपक्ष का कहना है कि आंकड़ों की बाजीगरी कर रही सरकार ये बताए कि मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस जांच की अनुमति पर फैसले में देरी क्यों हो रही है। 8 लोगों को विजिलेंस ने ट्रैप किया है, उनको जेल भेजा है और ये सारे सरकारी कर्मचारी हैं जो जनता को परेशान करते थे, जनता से उगाही करते थे। तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ, विजिलेंस विभाग को बधाई देता हूँ कि मुख्यमंत्री जी की देखिए एक मंत्री, एक मुख्यमंत्री अपनी सोच अधिकारियों के सामने रख सकता है, लेकिन उस सोच को धरातल में उतारने में अधिकारियों का और डिपार्टमेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो डिपार्टमेंट ने भी अपनी कार्रवाई त्वरित करी, इसके लिए मैं उनको भी बधाई दूंगा और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने उत्तराखंड में जो वादा किया था उत्तराखंड की जनता से कि करप्शन फ्री गवर्नमेंट रन करेगी, उसके लिए आपने कड़े कदम उठाए। आपका मंत्री गणेश जोशी के ऊपर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। विजिलेंस ने आपसे सीबीआई जांच की मांग की, परमिशन मांगी है। 1 महीना होने वाला है इस बात को, अभी आपने परमिशन क्यों नहीं दी? अगर आप भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चला रहे हैं, जब आपके मंत्री के ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो आपको सबसे पहले एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था, उसकी परमिशन लेनी चाहिए थी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। आप छोटे मोटे लोगों को फंसाओगे, अपनी पीठ थपथपाओगे, लेकिन जब आपके मंत्रालय, आपके मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे तो धामी सरकार मौन होने का काम करती है। धामी सरकार भ्रष्टाचार के मामलों पर विजिलेंस कार्रवाई में तेजी के दावे तो कर रही है, लेकिन मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति आरोप मामले में विजिलेंस जांच की अनुमति में फैसला लटकने से विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल रहा है। देखना होगा कि सरकार गणेश जोशी के मामले में कब तक फैसला लेती है, जिससे भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के दावे को और मजबूती मिले और सरकार पर सवाल उठा रहे विपक्ष के हमले की धार कुंद हो सके। देहरादून से संवाददाता अशोक कुमार और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वहीं नैनीताल के दौरे पर उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार हैं, जहां पर उन्होंने मां नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। दरअसल दर्शन पूजन करने के बाद डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि कुमाऊं दौरे के दौरान अपराध और कानून व्यवस्था के साथ ही पुलिस वेलफेयर के लिए कई तरह के काम किए जा रहे हैं, जिसकी समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं प्राचीन काल से ही धार्मिक और पर्यटन के लिए कुमाऊं बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। पुलिस व्यवस्था से संबंधित चुनौतियों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा और उसे जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करेंगे। हमारी लगभग 28,000 की सैंक्शन स्ट्रेंथ है और उसके अगेंस्ट लगभग 24,000 कर्मी अभी हमारे पास उपलब्ध हैं और अभी लगभग 2,500 लोगों की भर्तियां विभिन्न स्टेजेस पर हैं। दरोगा और फायर सर्विस ऑफिसर्स की तो चल रही है और कांस्टेबल्स की भर्ती शीघ्र शुरू की जाएगी। तो इन भर्तियों के माध्यम से जो हमारी एग्जिस्टिंग मैन पावर है उसको हम भरने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग 1-1.25 साल के अंदर ये काफ़ी हद तक ये जो कमी है ये पूरी हो जाएगी। इसके अलावा हम एक व्यापक समीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि फिलहाल जो हमारे थाने चौकियों में जो पुलिस बल तैनात है वो काफ़ी पुराने मानकों के हिसाब से तैनात किया गया है। तो हम अभी के आज की जो काम की चुनौतियां हैं, जो वर्कलोड है,
उसका विश्लेषण करते हुए हम इसके लिए भी नए मानक तैयार कर रहे हैं और वो उनको शासन के समक्ष रखेंगे। और शासन के से विचार विमर्श के बाद और शासन के समर्थन के बाद मुझे विश्वास है कि एक हमारी जो टोटल जनशक्ति भी है उसमें भी इजाफा होगा और आगे चल के हम और बेहतर संख्या में बेहतर तरीके से जनता की सेवा कर पाएंगे। उत्तराखंड में निकाय चुनाव में देरी होने के कारण कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी निकाय चुनाव से डर रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के आरोपों पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को कोई डर नहीं। बीजेपी ने राज्य में विकास का काम किया है, जनता बीजेपी के साथ खड़ी है। डर तो उन्हें लगता है जो भ्रामक प्रचार करके राजनीति करते हैं। वहीं उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की सरगर्मी पूरी तरह से तेज हो चुकी है। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी ने भी निकाय चुनाव के मद्देनजर पूरी तरह से कमर कस ली। बुधवार को बसपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने का काम किया गया। बसपा के प्रदेश प्रभारी सहित सभी जिलों के जिला अध्यक्ष बैठक में शामिल हुए। प्रदेश प्रभारी ने बताया कि उत्तराखंड की सभी सीटों पर बसपा चुनाव लड़ेगी। आज की मीटिंग प्रदेश स्तर की मीटिंग थी और आज की मीटिंग खास तौर से पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए, पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए बुलाई गई थी। और आने वाले वक्त में जो निकाय चुनाव है उसकी भी तैयारी के सिलसिले में बुलाई गई थी। कोशिश तो हमारी ये रहेगी प्रदेश की सारी निकाय सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़े और हमारी पूरी तैयारी है। अब खबर विकासनगर से है, जहां कालसी चक्राता मोटर मार्ग बंद है और साथ ही पछु वादन में बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी है। देर रात हुई भारी बारिश के चलते जोनसार की लाइफलाइन कहे जाने वाली कालसी चक्राता मार्ग पर जजरेड समेत कई जगह पर लैंडस्लाइड होने से रास्ता बंद हो गया। मार्ग को खोलने के लिए जेसीबी मशीनें लगातार काम कर रही हैं। वहीं मसूरी में देर रात हुई भारी बारिशों से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है, जिससे लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। मसूरी के घंटाघर के पास राज मंडी में भारी भूस्खलन होने से एक मकान खतरे की जद में है। वहीं भूस्खलन के बाद मलबा घर में घुस गया, जहां मसूरी कैंपटी राष्ट्रीय राजमार्ग कैंपटी बाजार के पास भूस्खलन होने से रास्ता बंद हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग से मलबे को हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भ्रष्टाचार मुक्त शासन की मुहिम रिश्वतखोरों के लिए अब काल साबित हो रही है। 3 साल से कम समय में विजिलेंस ने रिकॉर्ड 55 ट्रैप कर 65 भ्रष्टाचारियों को जेल भेज दिया, जिस पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और भ्रष्टाचार की शिकायतों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही मंत्री ने कहा कि कार्रवाई का ये सिलसिला आगे भी यूं ही जारी रहेगा। लेकिन माननीय धामी जी की सरकार लगातार भ्रष्टाचार पे चोट करती रही है और ये उसी कड़ी में एक आपने देखा कि ये काम हुआ है। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोग किसी भी कीमत पे भ्रष्टाचार, अनियमितता, वित्तीय अनियमितता स्वीकार नहीं करेंगे। ये क्रम पहले भी था, आज भी है, आगे भी। अब खबर उत्तराखंड प्रदेश के जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां पुलिस की 2 बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी मौका पाकर फरार हो गया। घायल बदमाश को जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। साथ ही पुलिस सूत्रों के मुताबिक बीते दिनों जसपुर में सराफा व्यापारी से लूट की घटना को इसी बदमाश के जरिए अंजाम दिया गया था। वहीं देसी घी में मिलावट के मामले सामने आने के बाद हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग अब हरकत में आया। विभाग की टीम ने सराय में उजाला डेयरी नाम की दुकान पर छापेमार कार्रवाई करते हुए घी के सैंपल लिए। अधिकारियों ने घी और अन्य खाद्य सामग्री बनाए जाने की जगह पर गंदगी मिलने पर दुकानदार को जमकर फटकार लगाई।
अधिकारियों का कहना है कि विभाग की ओर से नियमित रूप से सभी खाद्य पदार्थों की जांच और सैंपलिंग की जा रही है। सैंपलों को टेस्टिंग लैब भेज दिया गया। अब लैब रिपोर्ट के बाद ही यहां पर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड के निर्देशानुसार घी की गुणवत्ता की जांच के लिए हम विशेष अभियान चला रहे हैं, जिसमें टीम गठित की गई है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम आज यहाँ घी की जांच के लिए मार्केट में सैंपल पिकअप कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे आज घी के सैंपल लिए हैं और इसके बाद हम अन्य जगह भी जहाँ पे सूचना जो निर्माण कर रहे हैं या ब्रांडेड जो भी सप्लायर है उनकी हम आज जांच करेंगे और ये अभियान भी हम लगातार आगे करते रहेंगे। हम इस पर भी कार्रवाई करेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में भी बीच में हमने एक हफ्ता पहले भी हमने ब्रांडेड घी के शिकायत की मिलावट की शिकायत थी, जिस पे हमने सीज करके टीन के सैंपल लिए हैं जो अभी लैब को भेजे गए हैं। उसकी रिपोर्ट आनी। वहीं हरिद्वार के ज्वालापुर में रेलवे स्टेशन के पास स्थित मस्जिद का अवैध रूप से बनाया जा रहा गेट एचआरडी के निर्देश पर अब तोड़ दिया गया। दिल्ली में बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर हादसे के बाद आई भारत सरकार की गाइडलाइंस को धरातल पर उतारने के लिए अब हरिद्वार और शिक्षा नगरी रुड़की में भी शुरुआत हो गई है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण सभागार में जिले भर में चल रहे कोचिंग सेंटर संचालकों और तमाम विभागों की बैठक हुई, जिसमें कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा पुख्ता करने को लेकर चर्चा की गई। दूसरी बात, उन एग्जिट की जो चौड़ाई है वो 10 mm पर स्टूडेंट, मतलब अगर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण में लगातार काम कर रहा है। उसको मैं डीसी साहब हैं, जानते हैं किस तरह एक ज्वालापुर में गेट बन रहा था उसको तोड़ा गया है, हटाया गया है। हाँ, ज्वालापुर में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी थी, उधर वक्फ बोर्ड कमेटी द्वारा एक गेट बनाया जा रहा था। वो गेट वहाँ की एंट्रेंस के लिए था। तो ऑल्दो प्रिंसिपली द कंस्ट्रक्शन में इशू दो थे कि एक तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं थी, दूसरा ये था उसका नक्शा पास नहीं कराया गया था। तो कमेटी मेंबर्स ने एक्सेप्ट करा था कि उनके द्वारा गलती हुई है और वो स्वयं उस गेट को हटा लेंगे। हालांकि तब कावड़ चल रहा था तो ब्रेक लग गया। उसके बाद वो वक्फ बोर्ड गए इस चीज की क्लैरिफिकेशन मांगने। जब उनको स्टे ऑर्डर नहीं मिला तो आपसी सहमति से फिर उनके द्वारा वो गेट हटा लिया गया और ये आश्वासन भी दिया है आगे से जो भी वो कंस्ट्रक्शन करेंगे तो डीएम की परमिशन करवा लेंगे पहले और फिर नक्शा पास करा के ही कंस्ट्रक्ट करेंगे। बैठक चल रही है, बैठक ली गई है जो बेसमेंट में कोचिंग सेंटर है उनको लेकर भी निर्देश दिया गया। ये एक्चुअली बैठक जो थी सारे ही कोचिंग सेंटर्स को लेकर थी। बेसमेंट वाज वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट। हमारा मेन फोकस बेसमेंट में कोचिंग सेंटर्स हैं। तो 2024 की जनवरी में भारत सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस लागू करी गई थी उसको हम फॉलो कराएंगे इसमें। साथ ही हमारे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी कुछ बेसिक गाइडलाइंस दी गई हैं, उनको भी हमें फॉलो कराने का एम है। इसमें अराउंड 100 या 100 से अधिक जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी लिस्टिंग हमने करी थी, तो 30 के अराउंड ये बैठते हैं। तो हम पहले इनको फेज 1 में टारगेट कर रहे हैं ताकि इनको स्ट्रीमलाइन करके भी इंश्योर कि एक बेसिक सेफ्टी नेट हम डेवलप कर पाए इधर, इंफ्रास्ट्रक्चर का, प्रोसेसेस का और साथ ही साथ उनका रजिस्ट्रेशन भी हो सके एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ। सर कौन कौन से अधिकारी इसमें आज मीटिंग में मौजूद हुए? देखिए इसमें सारे एसडीएम्स इन्वॉल्व थे, सीएफओ वाज देयर, नगर निगम से अधिकारियां आ रखे थे एंड पुलिस से भी यहाँ अधिकारी मौजूद थे। सर जो कोचिंग सेंटर खुले हैं उनको पहले चेतावनी दी जाएगी या फिर हटाया जाएगा? देखिए इट इज ये जो प्रक्रिया है इट इज नॉट अबाउट जनरेटिंग रेवेन्यू, ये इट इज नॉट अबाउट बीइंग पनिटिव टू दिस, इट इज प्राइमरी एम इज द सेफ्टी ऑफ द चिल्ड्रन। तो सेफ्टी जो हमें करनी है वो पहले हम कंसिलिएशन से ही करेंगे। बच्चों की सेफ्टी हमारा प्राइमरी एम है और हम चाहते हैं कि उनके करियर पे भी फर्क ना पड़े, क्योंकि कोचिंग में जाते हैं, टाइमलाइंस होती है, एग्जाम्स आ रहे होते हैं, तो वी विल इंश्योर कि इसको हम कोऑर्डिनेटेड वे में हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। का कहना है कि जो भी कोचिंग सेंटर है उन सबको देख कर हटाया जाए। हरिद्वार से हिंदी के बदले सब्जी। बात करेंगे पौड़ी के गडोली क्षेत्र की, जहां पर वन विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की और हिमालयन हिरण घुरड़ के खुर, खाल और फ्रिज से रखा 5 किलो मांस बरामद किया है। मौके पर वन विभाग की टीम ने 2 वन्य जीव शिकारियों को हिरासत में लिया, जबकि 2 आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। ऐसे में बरामद मांस के सैंपल परीक्षण के लिए भेज दिए गए। मिलते ही जो है कल पौड़ी रेंज नागदेव की जो टीम है मौके पर पहुंची और जब घर की तलाशी ली गई तो मौके पर फ्रिज में वन्यजीव का मांस पाया गया। साथ ही जो है वन्यजीव के खुर और खाल पाई गई। इसमें 4 अभियुक्त शामिल हैं। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 2 जो है अभी फरार चल रहे हैं।
प्रथम दृष्टया ये देखा जा रहा है कि प्रतीत हो रहा है कि ये जो मांस और खाल हैं ये घुरड़ वन्यजीव प्रजाति के हैं। वहीं राष्ट्रीय पोषण माह को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत तेजी से काम किया जा रहा है। वहीं एनएचएम की मिशन निदेशक स्वाति सिंह भदौरिया ने कहा कि पोषण के लिए बीमारियों को रोकना सबसे जरूरी होता है, जिसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से एनएचएम निदेशालय परिसर में हेल्थ थीम पार्क बनाया गया। हेल्थ थीम पार्क में बच्चे के जन्म से पहले पोषण का ध्यान रखने और साथ ही टीकाकरण के बारे में जानकारी साझा की गई। में जो हमारा डिजीज़ कंट्रोल होता है उसमें न्यूट्रिशन का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जो कि बच्चे के बर्थ के भी पहले से इन्फैक्ट शुरू हो जाता है। तो इसी के दृष्टिगत इस बार 1 सितंबर से 30 सितंबर तक जो नेशनल न्यूट्रिशन मंथ होता है उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा हेल्थ थीम पार्क का इनॉग्रेशन किया गया है, जिसमें किस प्रकार से जन्म के पहले से और किस प्रकार से न्यूट्रिशन में वैक्सीनेशन हर चीज़ का रोल को समझाया गया है। और इसके साथ साथ ही हमारे जो ज़िले भर में ग्राउंड लेवल तक आशा कार्यकर्त्री जो हमारी हैं, एएनएम्स हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल के सभी डॉक्टर्स हैं, वो भी इसके महत्व को सास बहू सम्मेलन आदि के माध्यम से समझा रहे हैं। और इसमें जो हमारा आईसीडीएस डिपार्टमेंट उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो उनको भी हम लोगों ने ऑन बोर्ड साथ में किया हुआ है। वहीं स्कूल के बच्चों को यातायात के नियम समझाने के लिए राजधानी देहरादून के आरटीओ परिसर में ट्रैफिक थीम पार्क बनाया गया, जिसमें सांप सीढ़ी खेल के साथ साथ वाहन चलाने के टेस्ट के लिए भी जगह दी गई है। इस बात को लेकर आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने कहा कि इस थीम पार्क में रोड सेफ्टी के बारे में भी बताया गया है और सांप सीढ़ी के खेल में अगर कोई यातायात के नियम का पालन करता है तो वो सीढ़ी से ऊपर चढ़ जाएगा और नियम तोड़ने पर सांप से नीचे उतर जाएगा। साथ ही उनके जरिए कहा गया कि इसमें हाईवे में यात्रा करने के दौरान सभी जरूरी साइन बोर्ड्स का भी ध्यान रखना अनिवार्य है। अब खबर पौड़ी से है, जहां पर जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने ई ऑफिस प्रणाली को लेकर कई विभागों की कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक के दौरान खराब प्रगति पर 12 विभागों के अधिकारियों का सितंबर महीने का वेतन रोकने का फरमान जारी कर दिया। बैठक में डीएम ने तहसील स्तर पर ऑफिस प्रणाली को गति प्रदान करने के लिए समीक्षा बैठक ली है। वहीं जिला अधिकारी आशीष चौहान ने कहा कि जिन विभागों की स्थिति बेहद ही खराब है उनका समय से निपटारा करें। भविष्य में भी अगर इस तरह की कार्य प्रणाली विभागों की जारी रही तो सख्त कदम उठाए जाएंगे। ऑफिस का आज हम लोगों ने रिव्यू किया था और कंटिन्यूसली 4th 5th मीटिंग थी और इसमें मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स ने अपनी ई ऑफिस की फाइल्स को स्टार्ट कर दिया। वहीं उत्तराखंड में आने वाले समय में भारी राज्यों से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का आवागमन देखने को मिल सकता है, जिसे लेकर परिवहन विभाग कुमाऊं क्षेत्र में चार्जिंग स्टेशन लगाने की तैयारी जोरों पर है। उत्तराखंड के संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने कहा कि पहले फेज में चारधाम यात्रा के मार्गों पर चार्जिंग स्टेशन लगाने की कार्रवाई की गई थी। वहीं गंगोत्री धाम की तरफ से केंद्र सरकार द्वारा चार्जिंग स्टेशन लग रहे हैं। अब ऐसे में कुमाऊं क्षेत्र के मुख्य पर्यटक स्थलों में हर 35 किलोमीटर के दायरे में कुल 41 चार्जिंग स्टेशन लगाने की तैयारी हो रही है। पहले फेज में हमने चारधाम यात्रा के मार्गों को कवर किया था, उसमें गंगोत्री को छोड़कर बाकी जगह लगा दिया गया है। गंगोत्री पे भारत सरकार की ओर से लगाए जाने हैं। बाकी सेकेंड फेज में हम लोग कुमाऊं का जो तराई भावर का एरिया है, हमारे यहाँ हरिद्वार का जो क्षेत्र है देहरादून, और देहरादून में तो पहले से लगे हुए हैं, प्लस जो कुमाऊं के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं, उदाहरण के लिए नैनीताल है, रानीखेत है, कौसानी है, यहाँ तक जो गाड़ियाँ जाती हैं, यात्री जाना चाहते हैं, उस मार्ग पर 35-30 किलोमीटर के अंतराल पे लगाने की योजना है। इसके लिए 41 स्थलों का चयन किया गया है। अब खबर हल्द्वानी से, जहां 12-14 सितंबर तक आई भारी बरसात में गौला नदी में आए तकरीबन 85,000 क्यूसेक पानी के उफान के चलते गौला पुल के अप्रोच रोड का एक हिस्सा बह गया, जिस वजह से वर्तमान में आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। वहीं गोला पार, इसके साथ ही चोरगालिया, टनकपुर, खाटिमा और मंडी से पर्वतीय क्षेत्रों में आवागमन के लिए ये पुल बेहद महत्वपूर्ण है। लिहाजा लगातार सामाजिक संगठन, स्थानीय लोग और राजनीतिक दल इस पुल को खोले जाने का वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग करते आ रहे हैं। देखिए, जो अत्यधिक बारिश और गौला में अत्यधिक बाढ़ के कारण जो पुल बहा है, पुल की अप्रोच बही है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि उसमें अभी समय लगने की संभावना NHAI द्वारा बताई गई है, तो वैकल्पिक मार्ग जो पुराना हमारा गाँव वाले यूज़ करते थे उसको तैयार किया जा रहा है
और वन विभाग द्वारा एक कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और 2-3 दिन के अंदर उसको कार्य को कंप्लीट करके यातायात सुचारू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।